हेलो फ्रेंड्स, जून मंथ के करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर हम बात करें आज के इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें, इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स लेके आए हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं जून मंथ की। तो फ्रेंड्स आज भी हम जून मंथ के पॉलिटी से रिलेटेड ही, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही कोई जो टॉपिक्स न्यूज़ में हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं उनको बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम इन लेक्चर्स के अलावा और भी लेक्चर लेके आते रहेंगे कंटिन्यू। तो आपके जो जून मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको ऐसे डेली एक शॉर्ट लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट करवा देंगे अराउंड द जो जुलाई का एंड है उससे पहले ही। और इसके बाद में हम आईआर के तो स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी के बारे में स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमी के लेक्चर्स के बारे में। तो आप इन वीडियोज़ को देखिए और फ्रेंड्स आपको अगर सही लगे तो आप इनको दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि अगर आपको सही लगे तो करना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, तो पहला जो टॉपिक है वो राज्यसभा वोटिंग से रिलेटेड है। राज्यसभा के अभी कुछ सीट्स के ऊपर वोटिंग हुआ है तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में था। अगर हम राज्यसभा की बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है पार्लियामेंट का। परमानेंट हाउस किस तरीके से, क्योंकि ये कंटिन्यू जो इसके इलेक्शंस हैं उसके कुछ मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है, फिर उनका दोबारा इलेक्शन हो जाता है। इसके अलावा फिर उन मेंबर्स का जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर होएगा, उसके बाद में कुछ मेंबर्स को दोबारा रिटायर हो जाएंगे, वो उनका फिर दोबारा से इलेक्शन होगा। तो एक कंटिन्यू हाउस है, जैसे लोकसभा की तरह नहीं है कि लोकसभा में जो सबका इलेक्शन है जो एक ही साथ हो उसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, जैसे 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। तो वो लोकसभा का है और इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को, लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है। लोकसभा को डिजोल्व किस टाइप से किया जा सकता है फ्रेंड्स? क्या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को कि आप इसको डिजोल्व कर दीजिए। इसके अलावा जो लोकसभा है उसमें जो टाइम पीरियड है लोकसभा का वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड से पहले भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकती हैं प्रेसिडेंट को कि आप इसको डिजोल्व कर दीजिए। अगर हम बात करें 2004 के अंदर जब एनडीए गवर्नमेंट वाज इन पावर, तो उन्होंने 6 मंथ पहले ही जो लोकसभा है उसको डिजोल्व करा दिया था। उनको लग रहा था कि वो इलेक्शन में अच्छे से जीत करके आ जाएंगे। अपने बेनिफिट के लिए जो भी लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या उस टाइम में जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो उस समय से पहले भी डिजोल्व करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, ये परमानेंट हाउस है और डिजोल्व नहीं हो सकता। इसके अलावा इसको अपर हाउस भी बोला गया है फ्रेंड्स। हमारी जो लोकसभा राज्यसभा का अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स, जो सीनियर पर्सनस हैं उनका हाउस माना जाता है इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा की, जैसे हमारे यहाँ पे अपर हाउस है, ऐसे ही यूके के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके अलावा अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर सीनेट है, जिसको हमारे जो अपर हाउस है वहाँ का। अगर हम बात करें सीनेट की फ्रेंड, तो सीनेट में वहाँ पे वो जो सीट्स हैं वहाँ पे हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसे बात करें सीनेट की, तो सीनेट के अंदर टोटल 100 सीट हैं और जो वहाँ पे यूएसए के अंदर जो स्टेट है वो 49+1 है। 49 स्टेट प्लस में जो अलास्का को ऐड किया गया, तो वहाँ पे 50 हर स्टेट से हर स्टेट से 2 सीट हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में आप देखिए यूपी के अंदर 31 है, यूपी से जो मेंबर्स जो इलेक्ट होके आते हैं इन राज्यसभा। और इसके अलावा बात करें राजस्थान की, राजस्थान से सिर्फ 10 है, हरियाणा से 5 ही हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, जो इंडिया में वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट, उसकी पॉपुलेशन और उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। साइज़ जोग्राफिकल साइज़ नहीं है, जोग्राफिकल साइज़ के अकॉर्डिंग तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया में, बट जोग्राफिकल की वजह से नहीं है, ये पॉपुलेशन की वजह से है, पॉपुलेशन बेसिस पे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। जो हाउस की जो चेयर है उसको चेयर करते हैं, जो भी मीटिंग होती है हाउस की। तो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो चेयरमैन होते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम वेंकैया नायडू जी हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा की, तो इसके ये कंटिन्यू हाउस इस तरह से है कि इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो आफ्टर एवरी 2 ईयर जिनका इलेक्शन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके जो जब इलेक्ट होके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका बनता है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 ईयर है। 6 साल तक यहाँ पे एमपी बनता है। हमारे जो लोकसभा में जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर है ओनली। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिमम एज है जो वोटिंग कंटेस्ट करने के लिए वो 30 ईयर्स है, कि मिनिमम 30 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो मिनिमम एज है वो 25 है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स
12 मेंबर ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं नॉमिनेट कर देते हैं, और वो नॉमिनेट करने के बाद में उन लोगों के पास टाइम पीरियड होता है कि वो 6 मंथ तक अगर चाहें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर इलेक्ट होकर आया है, इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट होकर आया है और वहाँ पे अगर उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वो इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। और एंटी डिफेक्शन आपको पता ही होगा, जो 10 शेड्यूल के थ्रू आया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 1985, जो आया राम एंड गया राम पॉलिटिक्स, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी जो एक बार इलेक्ट होने के बाद में जो चेंज करते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा की, तो हम बात कर रहे थे कि जो राज्यसभा का जो वोटिंग है वो इनडायरेक्ट है। इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ऊपर डिसाइड है। अगर हम बात करें जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए होते हैं स्टेट के अंदर में, तो एमएलए लोग यहाँ पे वोटिंग करते हैं। जो हमारा 4th शेड्यूल है और आर्टिकल 80 है, वो बताता है कि कौन से स्टेट्स में जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो कैसी हैं, ऑन द बेसिस कितनी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। अगर हम बात करें, एक हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस है जिसके अंदर में एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक रिफॉर्म किया गया था, नोटा, नन ऑफ द अबाउ, जो सबसे लास्ट में होता है बैलेट के अंदर में या ईवीएम के अंदर में। तो नन ऑफ द अबाउ जो है उसको यहाँ पे, जो नोटा का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे अप्लाइड किया गया था राज्यसभा की वोटिंग के अंदर में 2014 में भी और 2015 में भी। बट फ्रेंड्स, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविज़न को स्ट्रक डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नोटा का जो बेसिक प्रोविज़न है वो एक्चुअली में जब नोटा 2013 में आया था, तो 2013 में ये आया था पीयूसीएल एक एनजीओ है, और बेसिकली जो इलेक्टोरल प्रोसेस, आरटीआई, ऐसे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके अगेंस्ट में वो कंटिन्यू केस फाइल करते थे, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है 2013 का, इस केस के थ्रू जो नन ऑफ द अबाउ है जो कॉन्सेप्ट आया था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। उनका मानना था कि कुछ लोग वोट देने इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो कोई भी पसंद का कैंडिडेट नहीं है, तो नोटा को प्रेस करें। तो और इसके अलावा आप फ्रेंड्स, ये नन ऑफ द अबाउ कॉन्सेप्ट अभी प्रेजेंटली और न्यूज़ में था, अभी कुछ स्टेट्स हैं अपने जो 3rd टायर इलेक्शन हैं उनके अंदर माना है कि अगर नन ऑफ द अबाउ कहीं पे इलेक्ट हो जाता है, इमर्ज हो जाता है एज ए विनर, हाईएस्ट वोट अगर नोटा को मिलते हैं रेदर देन किसी कैंडिडेट के, तो वहाँ पे जो नोटा है उसको इमर्ज मान लिया जाएगा और वहाँ पे री इलेक्शन होंगे। ऐसा हरियाणा के अंदर प्रपोज किया गया था, अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है ये। तो नोटा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के अंदर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि नोटा वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जो राज्यसभा की वोटिंग है वहाँ पे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स राज्यसभा की, तो इसमें बेसिकली अगर आप वो ओपन बैलेट यहाँ पे वोटिंग का प्रोसीजर है, सीक्रेट बैलेट यहाँ नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कि वो अगर यहाँ पे क्रॉस वोटिंग करता है, अगर कोई ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, तो बी पार्टी का जो पर्सन है वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना देके ए पार्टी के कैंडिडेट को अगर वोट देता है, तो उसके अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसे क्रॉस वोटिंग करता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये जो रखा गया है, जो क्रॉस वोटिंग पार्टी को ओपन रखने के लिए, हो सकता है कि उस टाइम में जो ओपन बैलेट जो रखा गया है, इसके अलावा एंटी डिफेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसका रखने के पीछे ये हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन या एमिनेंट पर्सनैलिटी अगर इलेक्शन लड़ रहे हों और अगर कोई भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके उनको अगर चुनाव जितवाना चाह रहा हो, तो इस वजह से रखा गया होगा। अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन की जो हमने बात की, तो फ्रेंड्स अगर एंटी डिफेक्शन जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया और जो 10th शेड्यूल है हमारा, 10th शेड्यूल में जो मेंशन है, इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो टाइम है, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उनको 6 मंथ का टाइम होता है। इंडिपेंडेंट मेंबर को कोई टाइम नहीं होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता। इसके अलावा 2/3 जो मर्जर है उसको अलाउ किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि इसका जुडिशियल रिव्यू, जो स्पीकर है वो हाईएस्ट पावरफुल होता है एंटी डिफेक्शन में।
तो जो जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो डिसीजन लिया है जो स्पीकर ने, तो उसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। जुडिशल रिव्यू को अलाउ किया है यहाँ पे 1992 के अंदर एक केस आया था किहोतो हिलोहन, तो उस केस के अंदर इसको अलाउ किया गया था। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द राज्यसभा। अब हम जो ओपन बैलेट की जो बात की हैं, तो ओपन बैलेट जो एक्चुअली में कैसे आया और ओपन बैलेट है तो क्या जो सीक्रेसी ऑफ इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको हार्म तो नहीं कर रहा ये, तो इसके बारे में हम इसके जो सब टॉपिक है इसमें देखते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ओपन बैलेट की, तो ओपन बैलेट एक्चुअली में स्टार्ट में नहीं था। ओपन बैलेट जो इसको 2004 के अंदर ऐड किया गया था। एनडीए गवर्नमेंट ने उस टाइम एक बिल लेके आई थी 2002 में, जब अरुण जेटली सर जो हमारे पॉलिटिकल जो अगर हम बात करें मैनेजमेंट के काफ़ी एक्सपर्ट आदमी थे, जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, अभी तो नहीं है उस दुनिया में, तो वो उस टाइम में लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये बिल प्रपोज किया था कि ओपन बैलेट का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ओपन बैलेट जो बेसिकली जो राज्यसभा का इलेक्शन था वो फ्री और फेयर और सीक्रेसी और बैलेट वाला कॉन्सेप्ट था। फिर क्या हुआ कि 2004 में इसको ऐड किया। इसके पीछे एक छोटी सी एक स्टोरी है, पॉलिटिकल स्टोरी है। 1998 के अंदर राज्यसभा का जो पोलिंग हुआ महाराष्ट्र के अंदर, और वहाँ पे बेसिकली जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट होने की वजह से बहुत सारे जो सभी पार्टी के मेंबर्स ने, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसके अंदर शिवसेना भी है, या उस टाइम में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ डोमिनेट करती थी, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। एक पार्टी का कैंडिडेट के द्वारा दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया गया, तो क्रॉस वोटिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो जो एथिक्स कमेटी है राज्यसभा की, कुछ कमेटीज होती हैं किसी दोनों हाउस में, हमारे कुछ कमेटीज हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी अलग होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं एक तो, और एक होती हैं कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट कमेटी तो बेसिकली जो कैबिनेट जो सीनियर जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा हेड की जाती हैं, जिसमें मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं। कुछ होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसके अंदर एक कमेटी आती है फ्रेंड्स, एथिक्स कमेटी, जो 1997 में इस्टेब्लिशमेंट में आई थी राज्यसभा के अंदर में। तो एथिक्स कमेटी ने माना, उस टाइम इस कमेटी को हेड कर रहे थे CB चौहान, तो उन्होंने माना कि जो मनी है और मसल पावर है उसका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है राज्यसभा इलेक्शन के टाइम में। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो वोटिंग का जो प्रोसीजर है उसको चेंज करने का ज़रूरत है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, पार्टी बेसिकली पार्टी अपनी संख्या के हिसाब से यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराती है अपने कैंडिडेट्स को, या अपनी फ्यूचर की जो भी उनकी पॉलिटिक्स को देखते हुए। तो उन्होंने ये एथिक्स कमेटी का ये एक सजेशन था। उसके बाद में 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने एक बिल प्रपोज किया। उस बिल के अंदर क्या हुआ कि ओपन वोटिंग सिस्टम को एक तो लेके आया गया था, और एक जो डोमिसाइल का जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान के ही जो 10 सीट है उन्हीं के थ्रू जाना होगा। अगर आप हरियाणा से तो हरियाणा के थ्रू, यूपी से हैं तो यूपी के थ्रू ही। तो उस जो कॉन्सेप्ट को भी, उस जो प्रोविज़न को भी रिमूव करने से रिलेटेड था ये। इस बिल को लेके आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, और जो अरुण जेटली सर हैं वो उस टाइम में लॉ मिनिस्टर थे। तो फ्रेंड्स उस टाइम में इस जो बिल है उसको चैलेंज किया हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे कुलदीप नैयर सर। कुलदीप नैयर सर वाज सो फेमस, इनकी काफ़ी किताबें भी हैं। अगर आपको थोड़ा भी पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो इन्होंने काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं। तो कुलदीप नैयर सर ने काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं इंडिया से ये, और इन्होंने कंटिन्यू ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड से लेकर 2013 तक ये कंटिन्यू चैलेंज कर रहे थे। कोई भी गवर्नमेंट का कोई ऐसा जजमेंट था जो कुछ चेंज ला रहा था, या कुछ ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केस इन्होंने फाइल किए थे। तो उन्होंने इस जो ओपन बैलेट वाले कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, और उन्होंने बोला कि ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कंडक्ट कराने का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो ये डिफीट कर देगा। ओपन बैलेट के थ्रू आप इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराओगे तो पता लग जाएगा कि कौन कैंडिडेट किस को वोट दे रहा है, कौन सी पार्टी को दे रहा है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस ओवर रूल किया, और इस जो बिल है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि
जो बैलेट है उसका अगर हम बात करें कि क्लोज बैलेट है, तो अगर सीक्रेसी है वो इम्पोर्टेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, बट अगर सीक्रेसी ही कारण बन जाए करप्शन का, तो उसको रिमूव करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं इनको अपने GS2 के आंसर्स में कोट कर सकते हो फ्रेंड्स। इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे, तो इस टाइप से ही आपके मार्क्स हैं जिनका इम्प्रूवमेंट होता है फ्रेंड्स। और इसी टाइप से करंट अफेयर्स को रीड करना चाहिए, जिससे आपके अपने GS मेंस प्लस में प्रीलिम्स दोनों के अंदर आपका जो इम्प्रूवमेंट है कुछ होए। तो आप GS के आंसर्स के अंदर, इलेक्शन रिफॉर्म्स के आंसर के अंदर अगर राज्यसभा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे इन जजमेंट्स को कोट कर सकते हो। तो इसके अलावा अपने ऐसे में बता सकते हो कि अगर सीक्रेसी ही करप्शन का सोर्स बन जाए तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कैपेसिटी टू रिमूव इट। तो इसी के थ्रू फ्रेंड्स इस तरीके से ये ओपन बैलेट का जो प्रोविज़न है जो हमारे राज्यसभा के अंदर है, वोटिंग का एक टाइप, तो ये आया था। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी एक त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन हुआ फ्रेंड्स। जो हमारे वुमेन लेजिस्लेटर्स हैं, जितनी भी महिलाएं जो MLA MP हैं, वो अभी त्रिवेंद्रपुरम जो केरला की कैपिटल है वहाँ पे मिले, एक कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे। तो पहली वुमेन लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस थी ये। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के टाइम में कुछ डिमांड आई उन लोगों की कि अभी क्या करना चाहिए, अभी जो हमारी जो महिलाएं जो चुन के आ रही हैं उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, तो जो परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, इसके अलावा एक हमारे बिल है जो 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो पेंडिंग है 33% रिजर्वेशन के लिए। ये 1996 से चला आ रहा है ये टॉपिक। तो इस वाले बिल के लिए बात हुई कि उसको दोबारा से रिवाइवल करने की, कि वो पेंडिंग है तो उसको अभी दोबारा से पास किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लोअर रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का हमारे लेजिस्लेचर में, लोअर रिप्रेजेंटेशन की बात करें फ्रेंड्स तो 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे सिर्फ 78 महिलाएं और ये इलेक्ट होके आई थी। और ये हमारा अभी तक का हाईएस्ट है कि 78 महिलाएं इलेक्ट होके आई हैं उसके पार्लियामेंट के अंदर में। अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें या जेंडर गैप की बात करें तो एक रिपोर्ट है, एक इंडेक्स है जो निकाला जाता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसके अंदर 4 पैरामीटर हैं, 4 डायमेंशन हैं जिनके ऊपर में डिसाइड किया जाता है कि बेसिकली इन 4 मुद्दों के ऊपर, इन 4 डायमेंशन के ऊपर जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है पुरुषों के मुकाबले, मेंस के मुकाबले, मेंस के कंपैरिजन में कितना वहाँ पे उनका जो पार्टिसिपेशन है। अगर हम बात करें इसके जो 4 जो डायमेंशन है उनकी, तो पहला तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी कितनी है महिलाओं को, जॉब कितनी करती हैं, तो इन सब से रिलेटेड है। दूसरे की बात करें तो एजुकेशन है फ्रेंड्स, कि एजुकेशन में जो अटेनमेंट है वो कैसा है। इसके अलावा हेल्थ एंड सर्वाइवल को भी माना है इसके अंदर में। और 4th इसके अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को माना है। तो फ्रेंड्स अगर हम ओवरऑल इंडिया की जो रैंक थी वो पहले 112 थी, जो लास्ट से लास्ट ईयर 112 थी, पर 2021 के अंदर जो इंडिया की जो रैंक है वो 140 हो गई। तो रैंक इंडिया की डिक्लाइन की गई। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें इन जो 4 जो डायमेंशन हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट या हेल्थ एंड सर्वाइवल, तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है, 151 और 155 इस टाइप से रैंक है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो 155 रैंक है हमारी। एजुकेशन में हमारी जो रैंक है वो इम्प्रूव हुई है, 114 है। और सबसे अच्छी जो इंडिया की रैंक है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में है, 51। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो 3rd टायर जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे वुमेंस को रिजर्वेशन है, तो बेसिकली वहाँ रिजर्वेशन होने की वजह से अगर डाटाज को एनालाइज करें, तो वुमेंस का जो इलेक्ट होके जो चेयरमैन या चेयरपर्सन जो बन रही हैं पंचायत के अंदर में, इसके अलावा अगर हमारे ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला परिषद का जो पोस्ट होता है उस पर, तो उन सब पोस्ट के ऊपर जो वुमेन्स का जो, या मेयर पे जो अर्बन लोकल एरिया में अगर हम बात करें, अर्बन लोकल बॉडी में अगर बात करें तो मेयर है, नगर पालिका के अंदर जो चेयरमैन हैं, तो वो सब बन रही हैं। तो उनके अंदर में यहाँ पे बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पे रैंक अच्छी है। बट उसके अंदर भी इंडिया में लैकिंग है फ्रेंड्स। जो भी महिलाएं इलेक्ट होके आ रही हैं वो मैक्सिममली पॉलिटिकल फैमिली से होती हैं। जो एक कॉन्सेप्ट है सरपंच पति,
कि बेसिकली जो मीटिंग्स हैं इन सबको हेड तो वो जो उनका मेल हैं वो ही करते हैं, जो उनके अगर हस्बैंड हैं या जो अगर कोई इन लॉज में हैं तो वो लोग बेसिकली यहाँ पे इन लोगों का मीटिंग्स को हेड करते हैं ड्यूरिंग द पंचायत की जो मीटिंग होती है। बस एक नॉमिनियल नाम के लिए उनको बना दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इकोनॉमिक की, जिसके अंदर हमारी जो इंडिया की रैंक 151 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक के अंदर बेसिकली आप देखो कि जो महिलाओं का जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी, एक तो सबसे पहले तो सेफ नहीं है जॉब का जो वर्क प्लेस है उसके लिए 2013 में हमारी विशाखा गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जो लोअर लेवल पे जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है लेबर के अंदर। तो इसके अंदर एक जो IMF की पूर्व जो डायरेक्टर थी कृष्णा लिगार्ड ने कहा था कि अगर इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है जो महिलाओं का अगर इंक्रीज हो जाए तो इंडिया की जो GDP है उसमें इम्प्रूवमेंट होएगा। इसके अलावा एजुकेशन अटेनमेंट्स में अगर बात करें तो इंडिया की 114 रैंक है, ये इम्प्रूव हुआ है फ्रेंड्स आफ्टर द जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन या जो मिड लेवल की एजुकेशन है उसके बाद में ड्रॉप आउट रेट भी महिलाओं के अंदर जो लड़कियों के अंदर काफ़ी है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में तो फ्रेंड्स स्टंटिंग एंड वेस्टिंग जो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाओं की बात करें तो एनीमिया, अंडरवेट हैं बट वो प्रेग्नेंट हैं, तो ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मैक्सिमम जो 40% जो महिलाएं हैं 40-50% महिलाएं ऐसी हैं कि उनका जो वुमेन्स है उनका जो वेट है वो अंडरवेट है। इसके अलावा वो प्रेग्नेंट्स भी हैं, एनीमिया की कमी है, जो ब्लड की कमी है उनके अंदर, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में रैंक काफ़ी अच्छी है बट वो उसके पीछे रीजन अगर हम बात करें तो रीजन साफ है कि वो जो थर्ड टायर में नॉमिनियल हेड तो हैं बट वो जो सरपंच पति कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली एक यूज किया जाता है तो उस वाले कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पे भी जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो इतना हो नहीं पाया है। प्रेजेंटली हम बात करें हमारे जो कैबिनेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है उसके अंदर भी जो वुमेन जो मिनिस्टर्स हैं वो काफ़ी हैं, 9 to 10 हैं आई थिंक। तो आप इनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी महिलाएं कैबिनेट मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली जो अगर हम बात करें हमारे जो सेंटर कैबिनेट के अंदर में। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात किया गया है त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन में। तो आपसे जो एक्चुअली में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा त्रिवेंद्रपुरम डिक्लेरेशन क्या है। इसके अलावा ये जो बिल है इसको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। इसके अलावा इंडिया की जो रैंक है जो ग्लोबल जेंडर गैप में क्यों डिक्लाइन हुई। इसके अलावा जो लोअर पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, अगर हम बात करें 70-80 महिलाएँ हैं जो हमारे लोकसभा में। सो इन सब के बारे में आप बात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ई विधान एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ई विधान का मतलब विधान मीन्स लेजिस्लेटिव जो असेंबली है या लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी हाउस है जैसे लोकसभा या जो भी है तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें बेसिकली डिजिटलाइजेशन करना है उसके रिकॉर्ड्स को, उसकी वर्किंग प्रोसीजर को। तो अभी रिसेंटली एक जो डेलीगेशन था गुजरात का वो उत्तर प्रदेश विजिट किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिजिटलाइज किया गया है अभी रिसेंटली। अगर हम बात करें फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर हैं वो इस नोडल मिनिस्ट्री हैं इस ई विधान एप्लीकेशन की। ये डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर इसको किया जा रहा है और बेसिकली डिजिटलाइजेशन करना है पेपरलेस लेजिस्लेटिव हाउस को, जिसके थ्रू एंटायर गवर्नमेंट का बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ सके। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंडिंग है वो 60 और 40 का है नॉर्मल स्टेट्स के लिए। कुछ जो नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट्स हैं उनके लिए 90-10 है जो गाडगिल फार्मूला था स्पेशल स्टेटस का जो उसके थ्रू। इसके अलावा बात करें कि 100% है यूटीज के लिए। और फ्रेंड्स नागालैंड पहला स्टेट था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया था मार्च 2022 में। तो फ्रेंड्स नागालैंड पहला स्टेट था जिसने ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा आप देखिए डिजिटलाइजेशन है जो लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर है उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक था जो न्यूज़ में था। तो आप आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप इन टॉपिक्स के बारे में रीड कीजिए। हम हमारा पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स हैं अगर कोई टॉपिक अगर बचता है हम अगर कोई और टॉपिक निकल के आता है तो हम उन को आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा कल से हम IR और जो दूसरे जो सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स करंट अफेयर डिस्कशन में इतना ही। आप अगर को आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आप जो आपके जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम कंप्लीटली इसके अंदर कवर करेंगे। आपके जो कंप्लीट ईयर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, तो आपको अपनी कोई भी आप बुकलेट जो रीड करते हो वो रीड कीजिए। इसके साथ साथ इन वीडियोस को देखिए, तो आपका जो कंप्लीटली जो करंट अफेयर का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होएगा इन्हीं के थ्रू। इसके अलावा क्विज़ हमारी चली रही हैं, क्विज़ हम कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज जो स्टार्ट ही कर रखी है। सुबह न्यूज़पेपर का स्टार्ट है कि न्यूज़पेपर का डेली आपको पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप इन सब को देखिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।